Dear students, good morning all of you. Today I am presenting the second part of the first story, A Girl with a Basket. Before you, in the previous part, I have told about the William C. Douglas, who was traveling Himalaya, who was traveling by train, and at every station he alighted from the train and talked to the people, and he tried to check the Indian pride and Indian living way. At one station, he was disturbed by some refugee children. Let's read the video, let's read the lesson and know about it. आइए इसके आगे जानते हैं। लेखक जो है प्रत्येक स्टेशन पर उतरता जाता है और लोगों से बात करने का प्रयास करता है, और भारत की जीवन जीने की शैली, यहाँ के लोगों का रहन सहन इत्यादि चीज़ों को जानने की उसमें प्रबल इच्छा है। इसलिए बार बार वो ट्रेन से उतर करके हर स्टेशन पर कुछ न कुछ निरीक्षण करता है, लोगों को देखता है, और जहाँ कहीं उसे कोई मिलता है जो उसकी भाषा बोल सके, समझ सके, उससे बात भी करता है। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, लोगों से मेरे बातचीत करने का जो रूटीन था, तरीका था, उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप हुआ, उसमें बाधा आई। एज सून एज, जैसे ही, आई अलाइटेड, मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चों के ग्रुप ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड इवन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरी थी, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो सामान्य डिजाइन और पैटर्न पर आधारित थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, अपनी भाषा में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन बिना मिस्टेक किए मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रहा था। दीज वे आर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये कौन बच्चे थे? ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब जो बाहर से आए हों, जिनका कोई निजी आवास न हो, निजी निवास न हो, बाहर से आकर के किसी विशेष प्रांत, किसी विशेष देश में जीविकोपार्जन चला रहे हो, जी रहे हो, उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है। ये रिफ्यूजी कैसे थे, आगे पता चलेगा आपको। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, सैकड़ों हजारों लोग अपने मूल स्थान से उजड़ गए। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस, उन्होंने अपना स्थान बदला। 9 मिलियन पीपल, लगभग 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग, लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक उन्माद के भय के कारण। यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से हिंदुओं को खदेड़ा जाने लगा, और इस दौरान जो लोग वहाँ से निकल पाए उनकी संख्या बहुत भारी थी, लगभग 90 लाख लोग, 9 मिलियन पीपल पाकिस्तान को छोड़े थे धार्मिक उन्माद के कारण। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी हत्या कर दी जाए, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी था, जो भाग नहीं पाए थे या जो वहाँ से आना नहीं चाहते थे, उनकी हत्या की गई थी। तो बचे लोग वहाँ से निकले थे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब इन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो वे गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा तय की तो और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वो जो कुछ भी ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा भोजन ला पाए थे, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ ज़रूरत की चीज़ों को ही अपने साथ ला पाए थे। क्योंकि आदमी को अगर एक बार कुछ ही घंटों में एक लंबा डिसीजन लेना हो कि आपको अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़ के यहाँ से निकलना है, तो हमारे हिसाब से बहुत सारा सामान लेकर के नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। तो लोग अपने साथ थोड़ा बहुत भोजन की सामग्री और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही ले आ पाए थे, लेकिन पैदल चलते हुए रास्ते में उनके भोजन की सामग्री, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी समाप्त हो गई थी, इसलिए वो और गरीब होते गए। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वो भोजन रहित हो गए।
अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यानी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़क के बगल में गिरने लगे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख और कमजोरी के कारण, यानी अत्यधिक भूख और कमजोरी के कारण वो चलते चलते सड़क के किनारे गिरते थे, एंड डाइड, और वहीं मर जाते थे, वेयर दे फेल, जहाँ वो गिरते थे। यानी इतनी बीभत्स स्थिति रही होगी। आप सोचिए कि इतनी भूख थी लोगों के अंदर, क्योंकि भोजन के लिए कहीं कोई विकल्प नहीं था, पैदल चल रहे थे, जान बचाना उनके लिए मुश्किल था, तो भूख के कारण वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि जहाँ जो गिरा वो वहीं पर मर गया, फिर वहाँ से उठ नहीं पाया। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वेयर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे, वे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थीं, इन्हीं जो भाग करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे उनके ही बच्चे थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव, वे उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में एकत्रित हुए थे, सेटिंग अप स्टॉल, छोटा छोटा स्टॉल स्थापित किए थे, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सामान्य वस्तुओं को, साधारण वस्तुओं को बनाते थे, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और उस बाजार में जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही बहुत भीड़ से भरी हुई थी। यानी ये लोग छोटा छोटा स्टॉल लगा करके हाथ से बनाई गई वस्तुओं को बेचते थे उस भीड़ भरी मार्केट में, और इस प्रकार वो कैसे करके अपने जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट दैट लाइनिंग द स्ट्रीट, वे घास और कपड़ों से ढकी हुई झोपड़ियों में रहते थे जो गली में लाइन से बिछी हुई थी। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, हैड बीन कस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली, हैड बीन अकस्टम्ड, वो अभ्यस्त थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपने जीवन को थोड़े में कम चीज़ों में सिमटाने के लिए, जीने के लिए, फॉर द एनुअल इनकम, क्योंकि इनका जो एनुअल इनकम था ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि परिवार वाले, कृषि कार्य करने वाले परिवार का जो वार्षिक इनकम था, डज नॉट एक्सीड, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ऑन एन एवरेज, एक एवरेज था $100 अ ईयर, लगभग एक वर्ष में $100 का इनकम था उनका, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी इससे अधिक नहीं था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 सेंट अ डे, और जो लगभग अकुशल श्रमिक थे वो एक दिन में 30 सेंट्स कमाते थे, और लेस दैन $2 अ वीक, या एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाते थे। देयर इज 1 मील अ डे, इस पैसे में यानी उन्हें दिन में सिर्फ एक बार भोजन मिल सकता था, और उस भोजन में क्या मिल सकता था, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद एक टुकड़ा बकरी से बना हुआ पनीर, बकरी, ये चीज़ें मिल सकती थी। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिल सकता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, यानी उनके इनकम में ना तो वो टी पी सकते थे, ना कॉफ़ी, ना फैट, फैट मतलब जो भी मांस या ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हैं, घी इत्यादि चीज़ें, नो स्वीट, नो मीट, ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल सकती थी। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, एक साल में $100, एक सप्ताह में $2 से अधिक नहीं होता। Yet even that a small amount is hard to earn by selling basket, फिर भी ये छोटा सा अमाउंट कमाना बहुत कठिन था इन टोकरियों को बेचकर। टू पीपल टू पुअर टू बाई दम, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग भी इतने गरीब थे कि इन्हें खरीदने में असमर्थ थे। यानी उस गली में, उस जगहों पर उन्हीं जैसे लोगों की भीड़ थी जो उन्हें खरीदने में भी सक्षम नहीं थे। इस तरीके से उन्हें ये $2 एक सप्ताह में कमाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स, इसी कारण से, निसंदेह इसी कारण से ये छोटे छोटे बच्चे मुझे टिड्डे के समान घेर लिए। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट दे हैड सीन, वो निश्चित रूप से मुझ में एक अच्छा बाजार देखे, एक अच्छा इनकम देखे, इसलिए ये बच्चे मुझे टिड्डे की तरह घेर लिए चारों तरफ से। आई बाट 1 टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, मैंने कुछ आना में एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। एंड अदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, एक
एक और फल वाली टोकरी थोड़ा सा और पैसे में खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1। एक सुंदर पुराने पेपर से बनी हुई टोकरी ₹1 में खरीदी। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ₹1। एक झूलती हुई सुंदर टोकरी, सिली हुई टोकरी मैंने ₹1 में खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना। एक आना में कुछ पंखे खरीदे। आर टू ए पाई, या 1-2 पाई में खरीदे। यानी इतनी चीज़ों को राइटर ने खरीद लिया। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरा हाथ पूरी तरीके से भर गया। आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मैंने 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए और इतने में ही मैंने इतना सामान खरीद लिया कि मेरे पास और अधिक रखने का स्थान नहीं रहा। द चिल्ड्रन पास्ट इन साउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपनी भाषा में चिल्लाते हुए वहाँ से गुजर गए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, एक बहुत ही परिश्रमी प्रभावशाली विक्रेता। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हैंडल वाली एक बहुत प्यारी टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ ₹1.50, वो मुझसे 1.5 यानी ₹1.5, ₹1.50 चाहती थी। फॉर इट, उस टोकरी का। आर अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ही विनम्र निवेदक थी, निवेदन करने वाली थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वो ऐसे टोन में रिक्वेस्ट कर रही थी दैट इट रिंग एनी हर्ट, जो किसी के भी हृदय को निचोड़ सकता था। यानी उसकी भाषा में बड़ी करुणा थी, उसके निवेदन में बड़ी करुणा थी, जिसे देख करके किसी को भी उस पर दया आ जाती। आथर भी उसको देख करके द्रवित हुआ था। इतना ही वीडियो, इतने पार्ट, यानी 2 से 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ मैंने आपको दिया है। मैंने इसे बार बार रिपीट इसलिए नहीं किया कि आप इस वीडियो को रिपीट करके 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं। मुझे रिपीट करने की, बार बार किसी एक लाइन को 2 बार, 3 बार रिपीट करके इसकी मीनिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो है, आप इसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। निश्चित रूप से आप इसकी मीनिंग याद करें, इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। पीछे बुक में एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है। आप 12th के विद्यार्थी हैं, आपने फर्स्ट ईयर में जाना भी है कि एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। आपके पास बुक भी होगी अपनी, उस बुक से आप एक्सप्लेनेशन इसका करते रहिए, क्वेश्चन आंसर छांट कर लिखने का प्रयास कीजिए और विशेषकर इसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। तो ये छोटा वीडियो आज आपके लिए, इसका शेष बचा हुआ भाग मैं कल आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।